हेलो एवरीवन, देखिए हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसका सारा पार्ट मैंने क्लियर करवा दिया था। अब उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कुछ सेटअप किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में आपको देना चाहेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जनरली हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें सेक्शन बटा हुआ है। और इसमें जैसे कि अगर आप जैसा जानते हैं अनाउंसमेंट के आधार पे कि सीबीएसई दो तरह से एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। नंबर 1 वो है 50% जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के, और नंबर 2 जो है वो 50% सब्जेक्टिव का। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव है उसका नवंबर दिसंबर में डेट दिया है और उसका मार्च अप्रैल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग भी देख रहे होंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी अलोंग विथ डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं और उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी अलोंग विथ डायग्राम। तो 1 का जो ए का आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम जानते हैं कि whenever current flows through conductor, then magnetic field is produced known as मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये मैंने यहां पे इंडिकेट किया कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक्टिविटी के जरिए, तो इसमें एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है ना आप एक वायर लोगे, उसे बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, और जब आप बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे और स्विच को जब ऑन रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे अगर कंपास नीडल आप प्रेजेंट करते हैं तो जैसे ही स्विच ऑन रहता है इस केस में कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपास नीडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच डिटेक्ट करता है परसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कंडक्टर से बहना शुरू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस डायग्राम के जरिए आप बता सकते हैं। इसको सबसे पहले जो बताने वाला साइंटिस्ट थे उसका नाम था, क्या नाम था, H.C. ऑरेस्टेड, है ना। फर्स्ट बार जो इसको दिखाए थे उनका नाम था H.C. ऑरेस्टेड, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड इन वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, तो सेकंड में आ जाइए, इसी का 1 का बी पार्ट में जो आएंगे वो क्या है क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस मेथड फॉर इंड्यूसिंग करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इंड्यूसिंग करंट को इंड्यूस करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, ठीक है ना, कौन कौन सा मेथड के जरिए आप करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि करंट जो इंड्यूस होता है वो होता है, आपको पता होगा मूविंग द कॉइल में बताए थे, मूविंग द कॉइल को मूव करवाते हैं, या रोटेटिंग द कॉइल कर सकते हैं, रोटेटिंग द कॉइल। अब इस केस में क्या हुआ था, किसके अलोंग में, इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें 3 एक्टिविटी था, कौन था, टुवार्ड्स मैग्नेट, है ना, फिर था अवे फ्रॉम मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। ठीक है, और इसी केस में हम लोग देखे थे एट रेस्ट पे नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो टुवार्ड्स मैग्नेट, अवे फ्रॉम द मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है यानी कि 2 का ए है, इसमें आपका क्वेश्चन है नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट का किसी 2 सोर्स का नाम बताइए। तो ड्राई सेल होता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राई सेल के जगह में ड्राई सेल लिखे उसके बाद बैटरी लिख देते हैं। अरे भाई ड्राई सेल को ही बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई सेल हो गया, और सेकेंड आपका आ जाएगा डीसी जनरेटर।
ये जो हो गया आपका सोर्स है किस चीज का, तो डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का। इसके बाद देखिए हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप जानते हैं माइकल फैराडे जो है वो बताए थे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो है माइकल फैराडे नेम द डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग ओवरलोडिंग के केस में वो कौन सा डिवाइस है जो काम करता है। तो यहाँ पे 2 डिवाइसेस जो आ जाएंगे, 2 डिवाइसेस जो है वो प्रिवेंट करेगा। नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये आपका सेफ रख सकता है। और सेकंड जो है आपका वो आ जाता है आपको, वो है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। ये 2 वो है ओवरलोडिंग के केस में प्रोटेक्शन देता है। तो आपका 3 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गया, 3 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद आइए थर्ड में, इसके बाद देखिए एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किटिंग एंड आल्सो मेंशन द प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, मैं आपको बताया था क्लास में, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में मैं आपको बताया था कि व्हेन लाइव वायर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विथ न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, या है ना, व्हेन लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विथ न्यूट्रल वायर देन इट काउजेस शॉर्ट सर्किट, है ना। तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए शॉर्ट सर्किटिंग होने के पीछे वजह क्या होता है कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर जब है उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मतलब कि उसका इंसुलेशन का काफी समय हो जाता है तो उसका कवर जो है वो टर्न कर जाता है, फट जाता है। तो जैसे ही दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वहां पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। ठीक है, और प्रिकॉशन क्या क्या है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते समय, तो प्रिकॉशन हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग को नेवर टच विद वेट हैंड, है ना, वेट हैंड से नहीं टच करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। ठीक है, नेवर टच विथ वेट हैंड, नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड, है ना। गीला मतलब कि गीली हाथों से आप नहीं टच करोगे। उसके बाद आपका सेकेंड आता है कि while doing electrical work take support of insulator। ठीक है, उसके बाद always connect live wire in, always connect fuse in live wire, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारा चीज क्या है आपका, तो ये सारा चीज जो है वो प्रिकॉशन है, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल करते हैं तब। और इसी में थर्ड में जो बी क्वेश्चन है, इसी में जो मतलब पार्ट ये जो हो गया आपका पार्ट 1 हो गया, इसका 3 का 1 और 3 का जो सेकेंड पार्ट है इसमें पूछा गया है ओवरलोडिंग क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैंने बताया था कि when too many electrical appliances draws current from same circuit and run simultaneously it leads to the cause of overloading। जब 2 या 2 से अधिक अप्लायंसेज एक ही सर्किट से फ्लो करता है तो इस केस में क्या होता है, ओवरलोडिंग काउज करता है। समझ रहे हैं ओवरलोडिंग क्या हो गया, जब 2 या 2 से अधिक अप्लायंसेज एक ही प्लग में, है ना, 5 पिन ले लिए, उसी में अलग अलग मतलब कि क्या हो गया अप्लायंसेज लगाया गया है, तो वो क्या होता है, ओवरलोडिंग का केस क्रिएट होता है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग जाकर के 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका 3×9 नंबर, है ना, आपका 9 मार्क्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो अप्लायंसेज है हमारे घर में वो कौन कौन सा है, इसका एप्लीकेशन बताना है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे तो देखिए इलेक्ट्रिक फैन हो गया घर में,
वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया आपका, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारा चीज क्या हो गया, इसका अप्लायंसेज है। इसके बाद आपको समझाना था अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। तो देखिए अर्थिंग जनरली हम कहते हैं किसको है, तो अर्थ वायर इज ए टाइप ऑफ थर्ड वायर, एक तीसरा प्रकार के एक वायर होता है जिसका कलर जो कोड होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो इसका मेन मकसद होता है क्या, इट्स टेक एक्सेस इलेक्ट्रॉन to flow into the earth and prevent from electric shock। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अर्थिंग क्या है तो आप इसका बता सकते हैं, अर्थिंग इज द प्रोसेस इन विच, है ना, हम बी अर्थ द वायर, और हम लोग अर्थ करते हैं किस लिए, ताकि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है इसको अर्थ वायर जो है वो अर्थ में लेकर के चला जाता है और हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ठीक है ना, मेटल कैप में जो थर्ड वाला जो रहता है ना उसी को अर्थ कहते हैं। और इसका अगर अर्थ वायर का कलर कोड पूछेगा, कलर कंपोजिशन जो पूछेगा, वो अर्थ वायर का जो कलर कोड होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और इसको हम अर्थ में कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया अर्थिंग, यानी 4 भी कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, इसका बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है ना, विथ डायरेक्ट आप लाइव उसमें देख सकते हैं, उसके बारे में जो बताया है। एसी जनरेटर का मतलब होता है वह टाइप ऑफ जनरेटर दैट प्रोड्यूसेज अल्टरनेटिंग करंट, वैसा जनरेटर, है ना। और जनरेटर के बारे में जानते हैं, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है। सबसे पहला टाइप ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूसेज अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं, या इट इज अ टाइप ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूसेज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बट करंट प्रोड्यूस हैज चेंज डायरेक्शन, जो करंट उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फिर इसमें एक्सप्लेन इट्स वर्किंग अलोंग विथ कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आप जानते हैं कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेना होता है। ठीक है, कॉइल लेने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगता है। ठीक है ना, और स्लिप रिंग को फिर यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ब्रश से अटैच करवा देते हैं, और इसके बाद गैल्वेनोमीटर से आप क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, ABCD आप इसका नेम दे दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सल रहता है, और इसको जब रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज, तो पहला जो करंट का डायरेक्शन निकलता है वो निकलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम B1 दे दिए, यहाँ पे B2 दे देते हैं, तो B2 से B1 की ओर, और आफ्टर हाफ रोटेशन B2 से B1 की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसका वर्किंग कंप्लीटली समझा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एसी जनरेटर का जो वर्किंग होता है वो, इसका जो प्रिंसिपल जो है पूछ रहा है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन पूछा है आपसे, वर्किंग प्रिंसिपल अगर पूछा होता तो आप इसमें बता सकते थे कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस करंट डेवलप, है ना। जब भी कोई करंट कैरिंग को जब भी हम कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका 6 में, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इधर पूछा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए अंतर क्या है दोनों में, समझिए पहले बात को। ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, दो डिफरेंस पूछा है। लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या निकालना है, 3 फिंगर निकालना होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल में कौन कौन कहता है, तो आपको सबसे पहले निकालना होता है 4 फिंगर, मिडिल फिंगर हो गया, और इसके बाद क्या निकालना होता है, आपको थंब निकालना होता है। ठीक है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस प्रकार से कि 4 फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को देता है, आपको पता होना चाहिए। और मिडिल फिंगर जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देता है,
डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, और ये जो थंब है आपका वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर देता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जबकि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर जिस सिद्धांत पे काम करता है वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपको क्या करना होता है, यहाँ 4 फिंगर जरूर आप लेते हैं, है ना। मिडिल फिंगर सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको कंसीडर करना है, आपको मिडिल फिंगर, और उसके बाद थंब यहाँ पर भी आपको कंसीडर करना होता है, थंब भी आपको लेकर के चलना है। लेकिन यहाँ जो 4 फिंगर होता है ये सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। और थंब जो होता है डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर के ही रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग या जिधर मोशन करवाया गया है वो रिप्रेजेंट करता है। जबकि मिडिल फिंगर जो होता है वहां पे इंड्यूस करंट डेवलप करवाता है ना, इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जब इंड्यूस करंट उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में वर्क करता है आपको, ठीक है। तो ये जो था वो डिफरेंस था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल पे, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो पूछा गया है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ करंट, है ना, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय मोशन ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। या कह सकते हैं सिंपली इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका, सेकंड पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय मूविंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो जो करंट उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में पूछा गया है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या होता है, तो डायरेक्ट हम लोग के घर में बिजली नहीं आता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के वायर के बारे में चर्चा करना है आपको, लाइव वायर, ठीक है, उसके बाद आपको पता करना है न्यूट्रल वायर, और उसके बाद आपको फाइनली बताना है अर्थ वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द पावर प्लांट लाइक हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द पोल, इलेक्ट्रिक पोल्स के द्वारा आता है। उसके बाद पोल से हम लोग अपने घर में ले जाते हैं, ठीक है, और वहां घर में ले जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर में डालते हैं, और मीटर में डालने के बाद फिर पार्टिकुलरली अपने रूम में ले जाते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक मीटर का जो कनेक्शन वहां पे करते हैं सबसे पहले हम लोग फ्यूज में पास करवाते हैं या एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। तो लाइव वायर का कलर कोड पूछता है तो इसका रेड कलर हो जाता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का, अर्थ वायर ग्रीन कलर का। पोटेंशियल डिफरेंस इसका 220 वोल्ट होता है और इसका 0 वोल्ट। तो कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट यानी 220 वोल्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, वो बताता है वन व्हिच फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन सोलेनॉइड डिपेंड। सोलेनॉइड में जो स्ट्रेंथ उत्पन्न होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट पास कर रहा है। सेकंड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना कॉइल में टर्न्स है। थर्ड आपका डिपेंड करता है एयर गैप, है ना, एयर गैप कितना है कॉइल के बीच में, एयर गैप पे डिपेंड करता है। फिर फाइनली जो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का वो सोलेनॉइड बना हुआ है उस चीज पर ये निर्भर करता है, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाइए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 8 में, 8 का ही पार्ट 1 हो गया आपका, और पार्ट 2 जो है इसका वो पूछा गया है ऑन व्हाट फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यहाँ पे मेंशन द कलर कोडिंग था 8 का 1 में। तो 8 का 1 में जो कलर कोडिंग है ए वाला हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। 9 का जो क्वेश्चन है आपका 9 में क्वेश्चन है उस पे फोकस करना है। देखिए स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, स्टेट द रूल को बताइए जो डायरेक्शन बताता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, सीधा वायर में। तो सीधा वायर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका
डायरेक्शन हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से निकालते हैं, आपको पता है राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जबकि सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन पूछा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और सेकंड जो आपका पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कहां पे, तो सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद है आपका सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग कंडक्टर किस प्रकार से होता है, तो सर्कुलर लूप में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो आपको बताए थे कि वायर को आप ले लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो बनेगा वो सर्कुलर नेचर का बनेगा, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, सेंटर पे आते आते स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और इसका जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं कॉर्क स्क्रू रूल के जरिए, हम लोग निकालते हैं कॉर्क स्क्रू रूल के जरिए निकालते हैं, है ना। इसमें हम बताए थे कि अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल बताएगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनल जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज द शेप ऑफ शेप जो है प्रोड्यूस हो गया, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका सेकंड प्रॉपर्टी मतलब क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला इसका देखेंगे तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ठीक है ना। ये कहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, और साउथ की ओर क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है ना। लेकिन कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट, है ना, मैग्नेट के बाहर में कहां से कहां तक निकलता है, ये नॉर्थ से निकल करके साउथ में फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। जबकि इनसाइड बात करेगा तो इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ से निकलेगा नॉर्थ पे एंड करेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि काटेगा तो दो डायरेक्शन बनेगा विच इज नॉट पॉसिबल टू इंडिकेट बाय कंपास नीडल, ठीक है। इसके बाद आप जानिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर crowded at pole and far apart at the middle, ठीक है। और सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन के बारे में था। आप इस तरह से करते जाएंगे और बहुत जल्द मैं ना ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जैसा नोटिफिकेशन आया है कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इस चैप्टर से जितना भी मैं क्वेश्चन का डिस्कस किया हूं वो सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।